तो फ्रेंड्स, हम लोगों का कनाडा में फर्स्ट बेबी था, तो सोचा आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं थोड़ा सा। जितना भी हमारा जो भी पिछले 1-2 दिन में एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी ज़्यादा फटाफट हुई चीज़ें, काफ़ी फास्ट मूव हुआ। सिलसिला स्टार्ट ऐसे हुआ कि जो है वो नॉर्मली पेन जैसे आता है, पेन आने लगा। 40 वीक्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल जब यहाँ पे आए बताने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपको ट्राइएज रूम में असेसमेंट के लिए भेजते हैं कि भाई आया कि आप एडमिट करने के काबिल हो कि नहीं हो। वहाँ पे जो है उसने मेरी चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि भाई अभी आप एट द मोमेंट इतना जो है वो इनफ नहीं है कि आप एडमिट करें हो मुझे। तो उन्होंने मुझे फिर एडमिट नहीं किया, वापस घर भेज दिया था। उसके बाद फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजरा, बट दे सेंट मी विद सम मॉर्फिन। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा लिया था ताकि एज अ पेशेंट रिलैक्स रहूँ और ज़्यादा काम डाउन रहूँ, और तो जो भी पेन्स वगैरह होता है तो उससे गो थ्रू हो जाए, घर पे जो है वो अपना टाइम निकल जाए। उसके बाद फिर सुबह को जो है वो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पेन की। तो फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे घर पे रहने के बाद फिर मैंने ऐशर से बोला कि वी शुड नाउ मूव टू हॉस्पिटल, क्योंकि जो बाहर के मुल्क होते हैं यहाँ पे ट्राइएज सिस्टम होता है, वो पहले ही चेक करते हैं कि भाई आया कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि नहीं एडमिट होने की। और कोशिश पूरी यही होती है इनकी कि ये लोग लड़कियों के लिए नॉर्मल डिलीवरी ही जो है वो रखें, मैक्सिमम नेचुरल जितना हो सकता है, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट किसी सर्जरी, विदाउट किसी इक्विपमेंट, जितना नेचुरल हो सकता है। और फिर अल्लाह ना करे अगर कोई रिस्क फैक्टर होता है तो फिर उसी सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो इसी लिहाज से मैंने वेट किया 3 से 4 घंटे सुबह जो है वो जब गुजर गए। इसके बाद फिर फाइनली जब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा, देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। जब हम आए तो बस उन्होंने ट्राइएज रूम अगेन असेसमेंट किया। डॉक्टर मेरी वहीं पे अवेलेबल थी, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि शी वॉज अवेलेबल, जिसने मुझे शुरू से ही देखा था यहाँ कनाडा में आने के बाद से, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी क्वालिफाइड और बहुत ही मतलब अच्छी बंदी थी, नाइस थी। एक तो पहली बात है क्लियर कम्युनिकेशन, तो आई वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद हर। तो मुझे और भी गाइनीज मेरी थी, मगर ये जो है ये बेस्ट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैं कहूँ या जो भी, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल थी मिल्टन में हॉस्पिटल में। तो और यहाँ का स्टाफ वगैरह रिसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो रहा, रिस्पॉन्सिव जो है वो था रिसेप्शन। तो आने के बाद जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रश नहीं होता यहाँ पे। मुझे बहुत खामोश लगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स ऑन टाइम अवेलेबल हैं, नर्सेज ऑन टाइम अवेलेबल हैं, और बहुत सारे मतलब पेशेंट्स नहीं है, तो उसकी वजह से खचाखच नहीं लगती है, बहुत खामोशी और सुकून का एस्थेटिक किस्म का हॉस्पिटल लगता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि कोई अगर मिल्टन हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह का एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। हमारा तो आप सुन ही रहे हो कि क्या रहा। फिर उसके बाद बस 10 बजे हम लोग जो है वो सुबह को जब यहाँ पे पहुँचे, बस उसने मुझे असेसमेंट किया मेरी ओबी ने, एंड शी सेड कि बस वी हैव टू डिलीवर बेबी नाउ, एंड दैट वाज द टाइम के बस उस वक्त हर चीज़ जो है वो एकदम रश की तरह फटाफट होने लगी। और 1 से 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बेटा है वो इस दुनिया में आ गया है से। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुई ये चीज़, बट उसके बीच में जो एक्सपीरियंस रहा वो आई वुड टेल यू कि इतना नेचुरल, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा था, इतना नेचुरल था, इतना मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे कि जिसमें कहते हैं कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो है वो एक औरत को जो सलाहियतें दी हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो मतलब रखा है उस चीज़ को औरत के अंदर, और वो आप ना हॉस्पिटल के अंदर फील कर सकते हो। कुछ आर्टिफिशियल नहीं, कोई इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ इक्विपमेंट्स थे अवेलेबल, सब कुछ था, बट देयर पाथवे वॉज टू मच नेचुरल एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से आज हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर्स की भी बहुत बात होती है, और जब हम लोग ने मतलब ओबी का सुना था, एक कॉन्सेप्ट था कि जो है वो मिडवाइफ वर्सेस ओबी का, कि मिडवाइफ ऑस्ट्रेलिया में होती है तो मिडवाइफ ज़्यादा अच्छी होती हैं, पाकिस्तान में भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो काफ़ी मतलब और किस्म की नेचुरल नहीं रखती चीज़ों को, ऐसा कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे आके मुझे ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल ओबी बहुत ज़्यादा हमने जो है वो मतलब कोशिश करनी थी कि आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें ना करें, बल्कि नेचुरल रखें हर चीज़ को। और पूरा चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ एंड नेचुरल प्रोसेस रहे, जिसमें कम से कम इंसिजन्स आए, कम से कम जो है वो रिकवरी टाइम रहे। और बस उसके बाद फिर जैसे ही वो चाइल्ड बर्थ हो गई, बच्चे को जो है उन्होंने चेक किया हर चीज़, उसकी वेट वगैरह एवरीथिंग, एंड उस वक्त ऐसा माहौल लग रहा था जैसे बिल्कुल पुराने ज़माने में नानी अम्मा वगैरह उन लोगों के ज़माने में होते थे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हर चीज़ चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बिल्कुल उस रूम में लग रही थी। सिर्फ 3 से 4 नर्सेज थी, नॉट टू मच ऑफ रश, और उसमें ही जो है वो हम लोगों के सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, मेरी भी रिकवरी हुई। एंड देन 1.5 से 2 घंटे में आई वॉज इन द वार्ड विद अशर, और वार्ड तो आप लोगों ने देखा ही कितना अच्छा है। नर्सेज यहाँ की बहुत अच्छी थी, मतलब दे वर सो अटेंटिव एंड सो केयरिंग। हर 10-15 मिनट के बाद आके जो है वो पूछती हैं, पहले तो चेकअप करती हैं हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, बच्चे को भी चेक करती हैं, हमारा टेम्परेचर भी लेती हैं, वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है ही। बट उसके साथ साथ अलग से वो मतलब सर्विसेज भी ऑफ़र कर रही होती हैं कि भाई अगर
अगर आपको कुछ और अगर ज़रूरत हो, वॉशरूम जाने में जो है वो हेल्प चाहिए, बच्चे को सॉडल करवाने में हेल्प चाहिए, यानी कि उसको चेंज करवाने में कुछ भी, क्योंकि हमारी चाहे कभी कभी ऐसी तबीयत नहीं होती कि रिकवरी में होते हैं तो तकलीफ़ बहुत होती है, बट नर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है उस मामले में। और सिर्फ डे ही नहीं बल्कि नाइट की भी नर्स मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी हमारी वाली, बहुत ही उसने जो है वो हेल्प की, आके बार बार बोलती थी, पूछती थी कि भाई अगर तुम्हें कुछ चाहिए। और मैंने ज़्यादातर काम उसी से करवाया कि भाई आप बेबी को जो है वो थोड़ा सॉडल कर लो, ये क्योंकि मैं अभी बैठने की पोजीशन में ज़्यादा थी नहीं, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की ओवर थ्रू द नाइट। इवन जो है वो पूरे प्रोसेस जितना भी रहा बच्चे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सब एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। तो आपको बर्थ के दौरान मतलब किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया दिया या कुछ दिया, या आपने कुछ रिक्वेस्ट किया था, या आप रिकमेंडेड था, या क्या था? नहीं, रिकमेंडेड भी नहीं था इवन, मतलब वो रिकमेंड आपको नहीं करेंगे किसी भी तरह की मेडिकेशन अनलेस के कोई ना कोई जो है वो आपको मतलब अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो या हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो। तो हमारे केस में अल्लाह का शुक्र वो चीज़ नहीं थी। और बाकी कोई अलग किस्म की एनेस्थीसिया वगैरह मतलब मैंने पूछा था एपिड्यूरल का, लेकिन मेरा टाइम इतना आगे बढ़ गया था कि शी सेड नो। कोशिश उनकी यही होती है कि वो मतलब विदाउट पेन मेडिकेशन को जितना नेचुरल रख सकते हैं करें, बिकॉज दिस इज हाउ आवर नेचुरल बॉडी इज ना। तो फर्स्ट जो है वो डिलीवरी थी वो फर्स्ट वो नॉर्मल थी, फिर सी सेक्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, और फिर ये थर्ड हुआ? एग्जैक्टली। तो अयान के टाइम पे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, एंड देन सैफ के टाइम पे मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन, एंड दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। उस वक्त भी हमें बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने डॉक्टर्स ने वहाँ पे संभाली थी बात को, क्योंकि वो एक अलग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे दोबारा से फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दे अटेम्प्टेड फॉर नॉर्मल एंड इट वाज कंप्लीटली फाइन। मगर ये कोई वो नहीं है कि पहले सी सेक्शन के बाद आपका दूसरा भी सी सेक्शन ही होगा जैसे पाकिस्तान वगैरह में होता है इस कम्पेयर टू? हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऐसा होता है। मैंने कितने अपने कजन्स का सुना है कि अगर एक दफ़ा उनका सी सेक्शन हो जाता है, जो कि ज़्यादातर लोगों का होता है ये फर्स्ट चाइल्ड में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मेकिंग, दे वांट टू मेक मनी। या वहाँ पे पूरा एक धंधा चल रहा है, शायद एक बिजनेस चल रहा है हॉस्पिटल्स का, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो हमने बहुत सुना है कि सी सेक्शन ही होता है। तो ऑब्वियसली इफ़ वी कंपेयर जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ी एक इत्मीनान की बात होती है कि यहाँ पे डॉक्टर्स उस तरह का बिजनेस नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वो लोग ट्राई करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सकता है इन्वेसिव जो है वो नहीं होना चाहिए प्रोसीजर, कम से कम इक्विपमेंट, आपके स्टिचेस हों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हों, ज़्यादातर नेचुरल रहे। सी सेक्शन को तो बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओवरऑल खाने का क्या वो है, या मतलब हलाल मीट आपको मिल रहा है यहाँ पे, हलाल मील वगैरह? अच्छा, यहाँ पे ना हम हलाल भी ऑर्डर कर सकते हैं आराम से। तो मैंने हलाल फूड ही ऑर्डर किया था। कल ही मैंने चिकन नूडल सूप ऑर्डर किया और अच्छा था वो। मतलब ऑब्वियसली खाना तो बिल्कुल फीका होता है, और मैं तो रिकमेंड करूँगी तमाम लड़कियों को कि खाना जो है ना वो घर का मतलब स्पाइसी फूड जो होता है, या चाय वगैरह कैफीन ना पिए हॉस्पिटल में, ज़्यादा बेहतर है। मैंने भी बिल्कुल भी नहीं पिया, मैंने कोई स्पाइसी खाना नहीं खाया है रात से। जो हॉस्पिटल में मिल रहा है ना आप वही खा लो। आपको हलाल का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप चिकन वगैरह भी मंगवा सकते हो हलाल। तो माशाल्लाह से बहुत मतलब बड़ी बात है, डाइवर्सिटी है ज़ाहिर इन कनाडा में, तो उसकी वजह से हमें हलाल ऑप्शंस हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं। और बिल्कुल गरम गरम खाना आता है, बहुत ज़बरदस्त था। ये है कि वो बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्पाइसी फूड तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी रिकवरी टाइम पे। और दर्द जो आप शुरू में होता है उसको टॉलरेट करने के लिए क्या सजेस्ट करेगी? हाँ, मेरा जैसे टाइम रहा तो मेरा तो 4 आवर्स काफ़ी इंटेंस पेन रहे, और मैं जो है वो रिकमेंड करती हूँ। जैसे मैंने देखे यूट्यूब की वीडियोज़, तो उसमें मैंने कोई प्रीनेटल क्लासेस नहीं ली थी। यहाँ पे होती हैं प्रीनेटल फ्री क्लासेस भी होती हैं, बट मैंने नहीं ली थी। मुझे जो है वो ये था कि मैं यूट्यूब से देखूंगी अलग अलग वीडियोस के क्या डूलास वगैरह बोलती हैं। तो जितना ज़्यादा अगर हम नेचुरल रखना चाहते हैं उसको, उसकी फिर हम ये कर सकते हैं कि ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं बहुत अच्छी, उसी को फॉलो किया जाता है। तो मैंने 4 घंटे तक वो ब्रीदिंग टेक्निक्स ही फॉलो की, और माशाल्लाह से वो मतलब स्टेज ये थी कि सारी लेबर का टाइम घर में ही गुजर गया था। हॉस्पिटल आके बस डिलीवर किया था, दैट्स इट। सो लड़कियाँ समझ सकती हैं जिन्होंने भी चाइल्ड बर्थ की है। सो जो भी कंसिडर कर रही हैं इस चीज़ को, डेफिनेटली यूट्यूब की वीडियोस देखें, मेडिटेशन वगैरह की वीडियोस देखें, और ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत अच्छी दी हुई होती हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। मुझे बहुत हेल्प की, सो आई विल रिकमेंड टू यू एज वेल। कोई बहुत पैसे खर्च नहीं होंगे, फ्री में आप यूट्यूब ओपन करो और उसमें से देख लो कि क्या क्या डूलास ने बताया है। बट जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं अगर वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले लें? हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं अगर फिर भी उनको मतलब आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, या फिर जैसे मुझे तो था आइडिया, लेकिन अगर यूट्यूब की वीडियोस भी बहुत सारी
अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपको डाउट है तो फिर आप डेफिनेटली प्रीनेटल क्लासेस यहाँ पे ले लो, फ्री होती हैं। सो यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्यूरिंग बर्थ मतलब या फिर उससे पहले जब आप हॉस्पिटल आएंगे फर्स्ट विजिट के लिए, या फिर जब भी मतलब इमरजेंसी में अपनी वाइफ के साथ आएंगे, तो आपसे कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट पेपर वर्क जो होता है वो साइन करवा लिया जाएगा, जिसमें आपसे वो बच्चे का नाम तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, या फिर अगर टेंटेटिव अगर आपने नाम सोच लिया है, तो जैसे हमने पहले सोच लिया था तो हमने कुछ चीज़ों में लिखा और कुछ चीज़ों में नहीं लिखा, तो आपकी मर्ज़ी है वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपको ये होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपको जो है वो टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड जो होता है बच्चे का वो आपको दे देते हैं उसके नाम के हिसाब से। और उसके बाद फिर आप वो जो स्लिप होती है वो आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप वो स्लिप दिखाते हैं, मतलब टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड की, तो वो आपका वो हर जगह एक्सेप्टेबल होगा ओंटारियो के अंदर। तो सिमिलरली आई थिंक दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी यही होता होगा, बट मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे तो यही होता है। और दूसरी बात ये कि जो आपका हेल्थ कार्ड होगा, जो बच्चे का ओरिजिनल हेल्थ कार्ड होगा, वो 10 से 15 दिनों में हमारे घर पे आ जाएगा, जहाँ हमने अपना एड्रेस दिया होगा। उन फॉर्म्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही होता है कि पेरेंटल की जो इन्फॉर्मेशन होती है आफ्टर केयर होती है घर जाने की, आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई चीज़ें पूछनी है, कुछ करना है, अब वाइफ के लिहाज से मतलब जो मदर है उसके लिए और जो बच्चा है उन दोनों के लिए वो सपोर्ट अवेलेबल होती है हर वक्त। अब बाकी नॉर्मल जो वीज़ाज़ होते होंगे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या होती होगी नहीं क्या होती होगी, बट मैं एज अ PR आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कनाडा की PR होल्डर्स होते हैं उनके लिए तमाम चीज़ें सिमिलर ही होती होंगी। आई थिंक प्रोविंस टू प्रोविंस शायद थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तमाम डॉक्यूमेंट आपने जब साइन वाइन कर दोगे तो फिर सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी। सो जो पेपर वर्क होगा उसमें आपका कोई पासपोर्ट नंबर नहीं चाहिए होगा, कोई PR कार्ड नंबर नहीं चाहिए होगा, कोई वीज़ा स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए होगा। अगर आपने PR एज अ परमानेंट रेजिडेंट पर टिक कर दिया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आई थिंक उनके पास ऑटोमेटिकली शायद डिटेल होती होगी, वो उससे निकाल लेते होंगे। सो बस जो चाहिए होता है मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, मदर की डिटेल मतलब डेट ऑफ बर्थ और सिटी वगैरह कहाँ पे पैदा हुई, क्या क्या ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और फादर का चाहिए होता है कि यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं, क्या स्टेटस है क्या नहीं है। सो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और आपका करंट एड्रेस जो भी होगा वो आप अपना दे दीजिएगा, ताकि जो भी अगर बाद में उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन भेजने हो तो वो आपके घर के ऊपर ही भेज दें। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा की अगर आप बात करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑस्ट्रेलिया में 2 चाइल्ड बर्थ हुई और 1 कनाडा में, तो आप समझती हैं कि अच्छा था, बराबर था, बेहतर था, क्या चीज़ है? हाँ, तो देखिए हमारा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के लिए इतना मैटर करता है, तो चलो बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो हमारा 2 बच्चे हमारे माशाल्लाह से हुए। तो फैसिलिटीज़ वाइज अगर मैं बोलूँ या नर्सिंग केयर के बारे में बात करूँ, मैटरनल केयर के बारे में बात करूँ, तो मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। लाइक देयर इज़ नो डिफरेंस आई मस्ट से। केयर वाइज जो है वो दोनों ही मुल्कों में बहुत ज़्यादा अच्छी केयर होती है, और बहुत मतलब एक रिकवरी टाइम पे बहुत सपोर्ट भी मिलती है। सिर्फ यही नहीं कि एक केयर मिल रही हो कि भाई आप चेकअप वगैरह प्रॉपर हो रहे हो, बल्कि सपोर्ट जो होती है कि आपको बार बार पूछना हेल्प के लिए और आपको चीज़ें गाइड करना, तो ये सब बहुत ज़्यादा दोनों ही मुल्कों में सेम ही लगा मुझे।